सांसद नहीं चलने दे रहा है सत्ता दल। सत्ता दल संसद चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो चला नहीं पा रहा है और चलाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको चाहता है हम चलाएंगे तो जनता के मुद्दे उठेंगे वहां पे, महंगाई भी, बेरोजगारी भी, महिला समस्या भी, और जो लोकतंत्र के ऊपर खतरा है इसके मुद्दे उठेंगे। इससे भागने के लिए वो छुपते घूमते इधर उधर। आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कैसे ऐसे 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 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? परेशान अंदर से, चिड़चिड़ा रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। विपक्ष मोदी सरकार पे आरोप लगाती रहती है, कभी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर तो कभी अडानी को लेकर। इसी पर जोरदार डिबेट सुनिए जिसमें विपक्ष कुछ अतरंगी आरोप लगा रही है। हमने सवाल पूछ दिया विक्रम सैनी का, तो परेशान अंदर से पसीना निकल रहा है। आप जवाब कह रहे हैं सवालों के जवाब नहीं है। सुधांशु जी आप टेंशन में है, सत्ता पक्ष टेंशन में है या विपक्ष टेंशन में है? संसद चल नहीं रहा, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए? देखिए, और तो कोई टेंशन में हो ना हो, अनुराग भदौरिया जी बिल्कुल डांसिंग मोशन में जरूर नजर आते हैं। हाथ पांव एकदम नृत्य नाटिका की तरह वो हिलाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बड़े भारी भारी मुद्दे। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने कितनी बार विक्रम सैनी पूरे दर्शकों ने देखा है कि अगर सबसे आक्रामक होकर खड़े हुए अखिलेश यादव जी, तो उस बयान पे जब योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो कहने लगे भाषा की मर्यादा रखिए, बेरोजगारी, भाषा की मर्यादा याद आई, माफियाओं के खिलाफ दिए बयान थे। जो आप नहीं चलाना चाह रहे हो कि महंगाई के ऊपर उग्रता से खड़े हो गए हो, इनके हिसाब से जो है बेरोजगारी के ऊपर खड़े हो गए हो, अर्थव्यवस्था पे खड़े हो गए हो। और मैं तो कहूंगा कि आज स्थिति ये है कि जब कोई बुलडोजर चल जाता है किसी अपराधी के, अपराध के आरोपी के घर पे, तो इनके दिल में दर्द होने लगता है। जवाब दे दूं? परंतु यहाँ पे आके केवल बोलते हैं सदन में दिखाइए कोई बयान। जवाब दे दूं? बताइए कितने स्थगन प्रस्ताव लाए आप? जवाब दे दूं? जवाब अब आप क्या देंगे? जवाब तो अब जनता लेगी सबसे। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा षड्यंत्र यहां पर हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये जितना भी संसद में तमाशा चल रहा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर और देश के सड़कों पे, ये पूरा टारगेट किया जा रहा है मोदी जी को। मुझे तो लगता है ये बीजेपी का अंदर का खेल है कि सारा दोष, सारा गुना, सारा चीज का टारगेट मोदी जी को बनाओ ताकि मोदी जी हट जाए और कोई उनके सीट पे बैठ जाए। हो सकता है नंबर 2 या नंबर 3 परेशान हो गए, नंबर 2 और नंबर 3 रहते रहते उनको शायद अभी नंबर 1 बनना है। ये भी तो हो सकता है, हमें तो वही लगता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं अभी जो महंगाई की बात कर रही थी, मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगी कि कैसे महंगाई का मुद्दा और अडानी स्कैम का मुद्दा जुड़ा हुआ है। हमने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने ये दिखाया कि किस तरह देश के सारे बिजलीघर जो हैं अडानी के नाम कर दिए गए हैं और अडानी महंगी बिजली बेच रहे हैं हर जगह, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो। आप देखिए हर जगह दिल्ली से महंगी बिजली है क्योंकि उसमें सीधा सीधा घोटाला हुआ है। देखिए एयरपोर्ट जो अडानी को दे दिए गए हैं, जबकि नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री सबने कहा सारे एयरपोर्ट अडानी को नहीं दिए जाने चाहिए, फिर भी मोदी जी के प्रमित अडानी को सारे एयरपोर्ट दे दिए। हमारा ये दुर्भाग्य है। सारी महंगाई सिर्फ अडानी जी की वजह से है सुधांशु त्रिवेदी जी? सारी महंगाई, हर चीज के पीछे अडानी जी हैं। नाविका जी, पहले रिजू दत्ता जी की बात सुन के फिर रीना गुप्ता जी की बात सुन के मेरे मन में जानते क्या बात आ रही है? कांग्रेस ने आज कहा कि काला जादू उन्होंने कर दिया है और भाजपा बच नहीं पाएगी, पर ये लोग जिस तरह का तर्क दे रहे हैं, लग रहा है कि इनके दिमागों पे काला जादू छा गया है। मतलब कैसे कैसे विचित्र तर्क दिए जा रहे हैं। रिजू दत्ता जी कह रहे हैं मोदी जी इसमें निपटने जा रहे हैं। अब सुनिए, रीना जी कह रही है अडानी की वजह से महंगाई आ गई है। अरे भाई, दुनिया के एक देश का नाम बताइए G7 या G20 में जहां भारत से महंगाई की दर कम हो। मैं चुनौती से पूछना चाहता हूं, मतलब सब अडानी की वजह से है। पाकिस्तान पलटा जा रहा है, श्रीलंका पलटा जा रहा है, अमेरिका में महंगाई है, ब्रिटेन में महंगाई है, सब अडानी की वजह से। अद्भुत तर्क है भाई, अद्भुत तर्क है। इससे तो कोई जवाब ही नहीं दिया सकता। कारण क्या है? ये वो पार्टी है, भ्रष्टाचार इन्होंने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूं, ये वो पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पे सत्ता में आई थी, जिसने कहा था आरोप लगता ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। आज जेल में रहने के बाद भी अपने वो कट्टर ईमानदार का दावा करते हैं। और इन्होंने बिजली की बात कही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत कहते थे अंबानी से बिजली छीनेंगे दिल्ली की। किसके पास है बिजली? क्या कार्रवाई की?
उल्टा ऐसी सेटिंग की कि अपनी पार्टी के 2 नेताओं को बोर्ड में अपॉइंट कर दिया था, जिसे एलजी ने अभी हटाया। उससे पहले सरकारी अफसर होते थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जाके वहां बैठता था, वहां इनके 2 नेता बैठने लगे और इन्होंने कहा अडानी को सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट कहां मिला है? राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए का, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीन दी है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता और जो हमारे बाकी लोग बोल रहे, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे भाई? राजस्थान में राज्य सरकार भी तो इंक्वायरी कर सकती है। बताइए, माइंस का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया छत्तीसगढ़ में 11,000 करोड़ रुपए का। जवाब दीजिए, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? उदित राज जी जवाब पोर्ट का दीजिए। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है केरल में, जहां से जब एक्साइज पॉलिसी पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज आम आदमी पार्टी जो कहती थी कांग्रेस करप्शन करती है, आप जो कहते थे एक्साइज पॉलिसी गलत है, आज सब साथ साथ खड़े हैं। ये भी विडंबना नहीं है क्या उदित राज जी? तो जो कानून राज्य का है उस पर लागू हो। हम व्यापार बनाने वाले हम हैं, देश बनाने वाले हैं। 2014 के से आए ये सारे बिजनेसमैन क्या बाद में पैदा हुए? हम बिजनेस के खिलाफ नहीं सुधांशु जी जवाब हैं, लेकिन हम डकैती के खिलाफ है। और देखिए, बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं छोड़ दूंगा, या तो बोलने दीजिए आप। ये गलत बात है। नहीं, आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप सवाल 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का सेल कंपनियों का कंपनियों के बारे में नहीं, गलत बात है। मैं कभी नहीं बोलता, बीच में देता हूं, मैं छोड़ता हूं आपका। अरे आप इंटरप्ट कर दे, वो इंटरप्ट कर दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हम इन्वेस्टमेंट को तो हम अट्रैक्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट अडानी लाए, अंबानी लाए, लेकिन लूट न लाए। हम तो लूट के खिलाफ है। अभी 20,000 करोड़ रुपया जो सेल कंपनियों से एफडीआई के माध्यम से भारत में आया। देखिए कितना अतार्किक और हास्यास्पद निर्णय दिया है इन्होंने स्टेटमेंट। भाई उदित राज जी सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, एक पूर्व आईआरएस ऑफिसर है, पूर्व इनकम टैक्स के ऑफिसर है, और क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉब्लम नहीं है, शेल कंपनी से प्रॉब्लम है। 60,000 करोड़ रुपया राजस्थान में लगा है, मतलब जब बाहर से आया है तो शेल कंपनी का है, राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। अद्भुत तर्क है ना? यहां पे बैठ के छाती ठोकना है, शेल कंपनियों से आ गया, शेल कंपनियों से आ गया, राजस्थान में चला गया, हाँ इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहां शेल कंपनियों से आ गया, छत्तीसगढ़ में चला गया, वो हो गया। और इतना ही नहीं, इनके हिसाब से जिसको शेल कंपनियों वाली कंपनी कह रहे हैं उसको सैकड़ों एकड़ जमीन अलॉट कर दी राजस्थान की सरकार ने। भाई बहुत विचित्र तर्क है। कोई आईआरएस ऑफिसर अगर ये बात कहे मानवर, तो बहुत ही विचित्र लगता है। आप जो कहने का बहुत साफ बताइए। अडानी, या तो आप कहिए कि ये टोटल कंपनी करप्ट है, ये कहना बंद करिए। आप कहिए राजस्थान में करप्ट नहीं है, छत्तीसगढ़ में करप्ट नहीं है, यहां पे करप्ट नहीं है केरल में। और जिस जमाने में उनको मनमोहन सिंह जी के जमाने में एफसीआई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 15 साल का, अभी भी चल रहा है, वो भी करप्ट नहीं था, एकदम नीट एंड क्लीन था। नरसिम्हा राव जी के जमाने में मुद्रा पोर्ट मिला था, वो भी नीट एंड क्लीन था। राजीव गांधी जी के समय में शुरुआत हुई, वो भी नीट एंड क्लीन था। आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री करे तो नीट एंड क्लीन है, और अचानक पीछे में सब गड़बड़ नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये जो काला कपड़े पहने हुए लोग हैं, इनके मन में कितना काला और कितना उजाला है वो इन तर्कों से बिल्कुल साफ हो जाता है। कभी आपने पूछा कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? आप लोगों को लगता नहीं है कि आप लोगों का अपमान है कि पीएम इतना तुच्छ पत्रकारों को समझते हैं कि इनसे बात ही न करें? जबकि ये चौथा खंभा है। तो आप जो इस समय कह रहे हैं कि विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, अरे ऐसे में तो आप सबको इकट्ठा होना चाहिए। आप बचा क्या है जनतंत्र में? जिस तरह से अब कहना नहीं, ईडी सीबीआई का 95% केसेस विपक्ष का है, ठीक? तो इस समय जनतंत्र खतरे उदित राज जी, अब आपने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं, तो मैं कम से कम आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 3 इंटरव्यू तो हमारे चैनल को ही दिए हैं। सबका अपना अपना तरीका है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई इंटरव्यू देता है। राहुल गांधी जी इंटरव्यू नहीं देते, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता भेजने में भी उन्हें परहेज है, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र पनप रही है वहां पर। दूसरी बात,
राहुल गांधी जी ने जिस तरह से रिपोर्टर्स की और सीनियर एडिटर्स के ऊपर टिप्पणी की अपनी शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कितनी इज्जत किसकी करते हैं वो भी देश के सामने आ गया। लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस इस समय बड़े संकट का सामना कर रही है। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा और फिर लोकसभा की सदस्यता जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। संकट यही खत्म नहीं होता, बल्कि राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक भी लग सकती है। राहुल गांधी पर एक्शन के बाद इस समय विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी दल 2024 के चुनाव कांग्रेस की अगुवाई में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। देश में अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 1996 के चुनाव को छोड़ दे तो कांग्रेस ने गांधी परिवार की ही किसी न किसी व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। 1951 से लेकर के 1967 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्टी का नेतृत्व किया। 1967 से 1980 तक इंदिरा गांधी के हाथ में कमान थी। 1984 से 91 तक राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा। इसके बाद 1998 से 2014 तक सोनिया गांधी पार्टी की चीफ थी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी के पास पार्टी की कमान थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद पहले सोनिया गांधी ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने 1998 में पार्टी की कमान संभाल ली। पर अब लगातार 2 आम चुनाव में कांग्रेस के घटते वोट शेयर और पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति देखकर यही लगता है कि इस संकट से निकलना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। 2024 में भाजपा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस दलों का संगठन बनाना चाहती है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कांग्रेस अब भाजपा की मुख्य विरोधी पार्टी नहीं बन सकती। टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस के पास 2024 के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। वहीं अगर कांग्रेस को 2024 में वाकई अगुवाई करनी है तो उसके लिए पहले आने वाले 4 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।